कि वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है, ठीक ना। तो आर्द्रता, तो सामान्य रूप से अगर हम कहें कि आर्द्रता क्या है, तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही क्या बोलते हैं, आर्द्रता, ठीक है, नोट कर लो इसको। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा ही क्या होती है, आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है। क्लियर, बात समझ आ रही है। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता कई कारकों पर निर्भर करती है। वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है ना, आर्द्रता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक, वायुमंडल की आर्द्रता को प्रभावित करने वाले कारक को देखेंगे, ठीक ना, कि वायुमंडल को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला क्या है, तापमान, यानी कि टेम्परेचर। तापमान क्या होता है, समझिए, अगर हम कर रहे हैं कि ठंडी का मौसम चल रहा है और शीत वगैरह पड़ रही है, कोहरा ज़बरदस्त तरीके से है, अगर अभी धूप हो जाए तो शीत खत्म हो जाएगा, कोहरा खत्म हो जाएगा, यानी कि जब तापमान बढ़ेगा तो नमी क्या होगी, कम हो जाएगी। तापमान बढ़ेगा तो नमी कम हो जाएगी। देखो, एक एक चीज़ों को समझो आराम से, तभी एक पूरा समझ बनेगा, कॉन्सेप्ट बनेगा। जब एक एक चीज़ों को आराम से ध्यान से समझेंगे तभी सारी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी, नहीं तो इससे मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। समझिए कि अगर वायुमंडल में तापमान बढ़ा देंगे तो आर्द्रता क्या होगी, घट जाएगी। यहाँ से दो चीज़ें समझिएगा, एक होती है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, और एक होती है आर्द्रता धारिता। आर्द्रता धारिता का मतलब आर्द्रता धारण करने की क्षमता, आर्द्रता धारण करने की क्षमता। समझिए बात को, हम कह रहे हैं कि जलवाष्प की मात्रा को ही क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो वायुमंडल में जितने भी जलवाष्प उपस्थित है, वायुमंडल में जितना भी जलवाष्प उपस्थित है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। तो अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो जलवाष्प कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा, जलवाष्प घट जाएगा, तो आर्द्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन आप ये भी सोचिए, जैसे ही आर्द्रता कम होगी उसके आर्द्रता धारिता बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बताओ, नहीं आया। यहीं पर कन्फ्यूजन होता है, समझिए चीज़ों को ध्यान से। जैसे तापमान बढ़ा आर्द्रता घट गई, मतलब तापमान बढ़ेगा तो जलवाष्प कम हो जाएगा, जलवाष्प कम हो जाएगा तो आर्द्रता घट जाएगी, लेकिन आर्द्रता धारण करने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, है ना भाई। हम कह रहे हैं कि जहाँ पर पहले से ही जलवाष्प ज़्यादा मौजूद है वो और जलवाष्प ग्रहण करेगा नहीं। तो आर्द्रता अगर पहले से ही उपस्थित है तो उसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता क्या है, कम है। जैसे समझो तापमान कम है, पहले से ही तापमान पहले से ही बहुत ज़्यादा कम है, आर्द्रता बहुत है, तो और आर्द्रता वो धारण नहीं करेगा। लेकिन अगर तापमान ज़्यादा हो, आर्द्रता बिल्कुल कम हो, तो वो और ज़्यादा आर्द्रता धारण कर सकता है। हाँ, उसी को बोलते हैं आर्द्रता धारण करने, मतलब जलवाष्प को ग्रहण करने की जो क्षमता होगी वो होगी आर्द्रता धारण करने की क्षमता। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं आया, एक बार और समझो। तापमान अगर कम है, जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा है, तो और ज़्यादा जलवाष्प वो लेगा नहीं लेगा। लेकिन अगर तापमान जैसे जैसे हम बढ़ाते चले जाएंगे उसका जलवाष्प खत्म होता चला जाएगा, तो वापस से और जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आर्द्रता को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या है, पहला तापमान है ना,
उसके बाद हम अगर हम इसके वितरण के आधार पे देखेंगे, किसके वितरण के आधार पे, अच्छा एक चीज़ हम और देख लेते हैं, वायु यानी कि पवन हम देखेंगे, पवन है ना, विंड। पवन किस प्रकार से प्रभावित करती है आर्द्रता को? कहीं पर जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ से पवन क्या करेगी, जलवाष्प को उठा लेगी, ढकेल के ले जाके दूसरी तरफ छोड़ देगी। तो पवन भी जलवाष्प को क्या करती है, आर्द्रता को क्या करती है, प्रभावित करती है। अभी खूब गर्मी का मौसम चल रहा हो, खूब गर्मी लग रही हो, बहुत धूप है, लेकिन पवन कहीं से ठंडी जलवाष्प को ला करके छोड़ दे तो यहाँ आर्द्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पवन भी आर्द्रता को प्रभावित करती है। ठीक। तीसरा अक्षांश। जब हम वितरण के आधार में बात करेंगे तो अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड आएगा। लैटिट्यूड में क्या होता है भाई, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। आज मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति कल भी था, 2 दिन क्यों होता है भाई, 2 दिन मकर संक्रांति क्यों होती है बताइए शालिनी, 2 दिन मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? नहीं 2 दिन पड़ी क्यों जाता है, क्वेश्चन इज दैट कि 2 दिन मकर संक्रांति क्यों पड़ जाती है बताइए हैं? पंडित जी की बात अलग है, लेकिन 2 दिन मकर संक्रांति क्यों पड़ती है, भूगोल के विद्यार्थी आपको जानना चाहिए। सबसे पहले देखो समझ लेते हैं, इसको भी बता देते हैं, है ना, बता दें इसको। देखो 2 मान्यताएं हैं, एक तो जो हम भौगोलिक आधार पर जानते हैं जो साइंटिफिक है, और दूसरा हम जानते हैं कि दूसरा क्या जानते हैं, पौराणिक, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, है ना। तो सबसे पहले हम धार्मिक मान्यताओं को समझते हैं। इस दिन माना जाता है कि सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जाते हैं। सूर्य धनु राशि से कहाँ जाते हैं, मकर राशि में जाते हैं। तो सभी मंगल कार्य शुरू हो जाता है, जैसे आज से ना लगन चालू हो जाएगा। हाँ देखो बाजा बज रहा है, बारात जा रही है। देखो बाजा भी आज बज रहा है, मतलब आज ही शुरू हुआ और आज ही से लगन चालू, देखा। तो इससे पहले 1 महीने का बोला जाता है कि खरवास रहता है, और आज से फिर क्या हो जाएगा, लगन चालू हो जाएगा, मतलब शुभ मुहूर्त मिलने चालू हो जाएंगे, शुभ कार्य होने शुरू हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि सूर्य उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण का अर्थ समझिए, सूर्य के उत्तरायण होने का मतलब क्या है कि सूर्य अब मकर रेखा से उत्तर की तरफ चलना चालू हो जाते हैं। ये है आपका उत्तर और ये है दक्षिण। तो सूर्य मकर रेखा को छोड़ देंगे, ठीक ना, पूरी तरीके से ऊपर आ जाएंगे, मकर राशि में आ जाएंगे और उत्तर की तरफ चलना शुरू कर देंगे। तो इसको बोलते हैं उत्तरायण होना। क्या बोलते हैं, सूर्य का उत्तरायण होना, यही होता है। सूर्य का उत्तरायण होने का मतलब सूर्य मकर रेखा को छोड़कर कहाँ चलता है, कर्क रेखा की तरफ आगे बढ़ता है। और जब सूर्य कर्क रेखा को छोड़ करके मकर रेखा की तरफ बढ़ता है तो उसको बोलते हैं सूर्य का दक्षिणायन होना। तो कर्क और मकर रेखाओं पर लगभग न्यून आर्द्रता पाई जाती है, लेकिन यहाँ से फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आर्द्रता में वृद्धि होना चालू हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से विषुवत रेखा आई है 0 डिग्री, भूमध्य रेखा पर कम आर्द्रता पाई जाती है, ठीक ना। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आर्द्रता की मात्रा बढ़ती जाती है ना। लेकिन कर्क रेखाओं पर, मकर रेखाओं पर फिर से आर्द्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका कारण क्या होता है, उपोष्ण उच्च वायुदाब की हवाएं, ठीक ना, वो क्या करती हैं, प्रेशराइड होकर के गर्म हो जाती है, आर्द्रता कम हो जाती है। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक ना। अब हम देखेंगे कि आर्द्रता में क्या क्या बातें शामिल होती हैं और आर्द्रता किस प्रकार से किन चीज़ों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो आर्द्रता को समझने के लिए मुख्य रूप से हमें क्या समझना पड़ेगा, जल चक्र को समझना पड़ेगा। किसको समझेंगे, जल चक्र को, यानी कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जल चक्र क्या है समझिए, देखो एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक ना। ठीक है, ये क्या है, समुद्र है। देखो समुद्र से
समुद्र से जल का क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। और वाष्पीकरण होने के फलस्वरूप ये जो है क्या बन रहे हैं, बादल बन रहे हैं। ठीक, इन बादलों का क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है। बादल इधर की तरफ क्या हो रहे हैं, बादलों का संचरण हो रहा है। ठीक ना। और कुछ यहाँ से भी जलवाष्प के कण ऊपर जा रहे हैं, समझिए, यहाँ से भी कुछ जलवाष्प के कण क्या हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ठीक, अब ये ऊपर जो जा रहे हैं ये कैसे जा रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन से। ये कैसे जा रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन से। वाष्पोत्सर्जन का मतलब जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो अपने अंदर से भी जल को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, H2O को, है ना। तो वाष्पोत्सर्जन होता है भाई, जड़ों से सो करके वो भी तो पानी को छोड़ रहे हैं पौधे, उसी को तो बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो देखो जो जल है वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। ठीक ना। और फिर यहाँ पे क्या हो रही है, वर्षण हो रहा है। ठीक ना, क्या हो रहा है, वर्षण हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वर्षण, यहाँ पे क्या हुआ, वाष्पोत्सर्जन, यहाँ पे क्या हुआ, वाष्पीकरण। ये संचरण का मतलब क्या है कि बादलों का संचरण इधर से इधर की तरफ हो रहा है। वर्षण में कई चीज़ें होती हैं। वर्षण में यानी कि प्रिसिपिटेशन, वर्षण में बारिश भी होती है, पानी भी नीचे गिरता है, ओस भी गिरती है, कोहरा भी होता है ना, सब कुछ होता है। और बर्फबारी भी होती है, पहाड़ों पे क्या होती है, बर्फ गिरती है। तो ये बर्फ क्या होती है, पिघल करके, ये बर्फ क्या करती है, पिघल करके कहाँ जाती है, ऋषि की नदियों के रूप में बनती है, और ये जाती है नदियों के माध्यम से होते हुए, और जो भूमि पर जो बारिश होती है वो पूरा पानी भी कहाँ चला जाता है, समुद्रों में चला जाता है। ठीक, कुछ पानी जो है कि नदी झील तालाबों में यहाँ पे रुक जाता है, कुछ पानी क्या हुआ, यहाँ पे झीलों के रूप में, तालाबों के रूप में रुक गया, और इसका भी यहाँ से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। लेकिन सर्वाधिक वाष्पीकरण तो समुद्र से होता है, क्लियर है। तो यही पूरा क्या है, समझ लीजिए, ये पूरा का पूरा क्या है, जल चक्र है। ठीक, और ये जो प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है वर्षण से पहले वाली, वर्षण से पहले वाली जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, संघनन की होती है। वर्षण से पहले की जो प्रक्रिया होती है उसका क्या नाम है, संघनन। वर्षण से पहले की जो प्रक्रिया होती है वो संघनन की होती है। तो जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता का संचरण, आर्द्रता का संचरण, आर्द्रता का विस्थापन धरातल पर जो है कि जल चक्र के माध्यम से ही होता है। एकमात्र कारण यही ना है, जल चक्र ही ना है। अब जल चक्र में कुछ चीजें हैं जिसे समझ लीजिए। पहला वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में दो चीजें होती हैं, एक होता है वाष्पन और दूसरा होता है क्वथन। ठीक ना, वाष्पन यानी कि इवेपोरेशन और क्वथन यानी कि बॉइलिंग। क्वथन, हम जब इसको ताप देते हैं, पानी को जब हम ताप देते हैं, जैसे पानी को बर्तन में रख करके आप अगर स्टोव पर रखेंगे, गैस स्टोव पर, तो उससे उस प्रकार से जो वाष्पीकरण होगा वो क्या होगा, क्वथन होगा पानी का। एक निश्चित पॉइंट पर जा करके पानी उबलने लगता है, भाप में बदलने लगता है, जिसको उस पॉइंट को कहते हैं क्वथनांक। और वाष्पन क्या होता है, वाष्पन हमेशा होता रहता है। वाष्पन के लिए किसी ताप की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ धूप नहीं है फिर भी आप कपड़े धुल करके अगर टांग देंगे तो कपड़ा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो उसका कारण क्या है, वाष्पन है। तो वाष्पन कई बातों पर निर्भर करता है। वाष्पन जो है क्या करता है, कई बातों पर निर्भर करता है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हवा तेज चलेगी तो पानी जल्दी सूखेगा। इसका मतलब अगर पवन की गति तेज है तो वाष्पन बहुत तेजी से होगा। ठीक, वाष्पन के लिए दिन और रात मायने नहीं रखता, क्योंकि रात में भी वाष्पन होता रहता है, दिन में भी वाष्पन होता रहता है। लेकिन दिन का जो वाष्पन होता है वो अत्यधिक उष्मा होने के कारण, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण तेजी से होता है। ठीक है, और रात का जो वाष्पन होता है वो धीरे धीरे होता है। तो जल से भाप में बदलने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। ये दो माध्यम से होते हैं, तो वाष्पन के माध्यम से, क्वथन के माध्यम से। ठीक ना, जल्दी जल्दी क्या करना है, भाप बनाना है तो आप गर्मा दीजिए, है ना,
ऐसा मत कर देना कि कुछ लोग सोचने लेंगे हम पूरा जो है कि बारिश वारिश कराना है तो पृथ्वी के नीचे आग जला देंगे, पूरा समुद्र क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ऐसी बातें नहीं है। ठीक, दूसरी बात इसमें क्या है, अब हो गया वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के बाद होता है बादल बन जाते हैं, है ना, बादलों का संचरण होता है, और बादलों का संचरण होने के बाद क्या होता है, संघनन होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन। क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है। संघनन में जब यह बादल बन करके आते हैं तो यहाँ की जो वायु राशि है उस वायु राशि का तापमान कम हो जाता है। उस वायु राशि का तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। तो तापमान कम होने की वजह से वह अपनी ऊष्मा क्या करती है, वायुमंडल में मुक्त कर देती है और वर्षा हो जाती है। ठीक ना। तो संघनन क्या है, संघनन में आता है जल वाष्प का जल की बूंदों के रूप में बदलना। देखो ये क्या है, अगर वाष्पीकरण को हम लिखें तो जल से किस में बदल रहा है, वाष्प में। संघनन में क्या हो रहा है, वाष्प से किस में बदल रहा है, जल में। ठीक, एक प्रक्रिया और होती है, वो क्या होती है, ऊर्ध्वपातन की। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या होती है भाई, तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में कभी कभी क्या होता है कि वाष्प से जल में बिना बदले किस में बदल जाता है, ठोस में। मतलब जलवाष्प था लेकिन पानी में बदला नहीं, वो सीधे हिमकणों के रूप में बदल गया, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक ना। ऊर्ध्वपातन की जो इंग्लिश होती है सब्लिमेशन, समझिए। उसी तरीके से ये उल्टा भी होता है, जैसे कोई चीज़ ठोस है ना, तो ठोस है, ठोस को आप गर्म करेंगे, तो ठोसों को जब आप गर्म करेंगे तो पहले वो जल में बदलना चाहिए ना, लिक्विड पहले होना चाहिए, तरल होना चाहिए, लेकिन बिना तरल हुए वो सीधे गैस में बदल जाएगा। तो इस प्रक्रिया को भी क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। जैसे कपूर ठोस है, कपूर को जलाइए तो जल में नहीं बदलेगा, सीधे गैस में बदल जाएगा। तो यह प्रक्रिया क्या है, ऊर्ध्वपातन की है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, वाष्प। देखो जब जल चक्र भी अगर आपसे पूछता है तो आप एक एक करके सारी चीज़ें लिख देंगे तो वो भी आपका हो जाएगा, है ना। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन होता है। पेड़ अपनी जड़ों से पानी को सोखते हैं, जड़ों से पानी को सोख करके फिर जब धूप होती है तो क्या करते हैं कि उसी पानी को छोड़ते हैं। ठीक ना, अपनी समस्थैतिकता बनाए रखने के लिए, ठीक है, जलवायु में अनुकूलन करने के लिए, ताप बर्दाश्त करने के लिए वो जल को कुछ रिलीज कर देते हैं, या जल की अधिकता हो जाती है तो भी वो जल को रिलीज करते हैं, या भोजन बनाते हैं तो भी रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन होता है, ये भी ऊपर जाता है, बादलों में मिल जाता है। ठीक ना। और ये जो धरातल का जो वाही जल है, ये जल क्या करता है, समुद्रों में मिल जाता है। एक जल चक्र और है, जैसे हम क्या करें, धरातल पर हैंडपंप लगा दिए, धरातल पर क्या लगा दिए, हैंडपंप लगा दिए। ठीक ना, यहाँ से एक आदमी जो है कि ये ठीक हैंडपंप लगा दिए, ठीक, एक आदमी खड़ा होकर यहाँ क्या कर रहा है, हैंडपंप चला रहा है, पानी यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे निकल रहा है। तो भूमिगत जल है, नीचे से निकला फिर धरातल पे आया, धरातल से फिर सोख करके जमीन के अंदर चला गया। ठीक ना। तो जल चक्र का ये भी एक छोटा सा पार्ट हुआ। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से जल चक्र के माध्यम से इतनी सारी जो अवस्थाएं हैं, इनके माध्यम से क्या होता है, वायुमंडलीय आर्द्रता का वितरण होता है। अब यह वायुमंडलीय आर्द्रता दो प्रकार की होती है, इसको समझ लेते हैं। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। ठीक ना, समझिए। पहला जो होता है निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक ना, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, वायुमंडल में उपस्थित जो नमी की सामान्य मात्रा होती है उसी को बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा को ही क्या बोला जाता है, निरपेक्ष आर्द्रता बोला जाता है। ठीक, दूसरा इसका जो प्रकार होता है वो होता है सापेक्ष आर्द्रता। दूसरा क्या होता है, सापेक्ष आर्द्रता, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सापेक्ष आर्द्रता होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है ये समझो। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर होता है निरपेक्ष आर्द्रता, इसको नोट कर लो, निरपेक्ष आर्द्रता बटे में आर्द्रता धारण करने की क्षमता। तो निरपेक्ष आर्द्रता बटे में आर्द्रता धारण करने की क्षमता। अच्छा, इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा,
वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटे में वायुमंडल को संतृप्त करने के लिए जलवाष्प की मात्रा गुणा 100। जहाँ हम निरपेक्ष, क्योंकि निरपेक्ष आर्द्रता होती क्या, निरपेक्ष आर्द्रता तो वही ना है कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, वो निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। लेकिन सापेक्ष क्या होती है, निरपेक्ष आर्द्रता, जितनी निरपेक्ष आर्द्रता मतलब जितना जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित है उसमें भाग देंगे किससे, पूरे वायुमंडल को संतृप्त करने के लिए, सैचुरेटेड करने के लिए जितना और जलवाष्प चाहिए उससे भाग दे देंगे निरपेक्ष आर्द्रता में, तो हमारी सापेक्ष आर्द्रता निकल जाएगी, है ना। समझिए, तो आर्द्रता का मापन करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं हाइग्रोमीटर। आर्द्रता का मापन करने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। और इसके जो कई और प्रकार होते हैं, जैसे साइक्रोमीटर भी होता है, साइक्रोमीटर, ठीक। एक होता है हेयर हाइग्रोमीटर। हेयर हाइग्रोमीटर को बताया था, हेयर हाइग्रोमीटर के बारे में बायर्स ने, किसने बताया था, बायर्स ने, कि आर्द्रता का मापन कैसे करेंगे। थोड़ा फनी है। हेयर हाइग्रोमीटर क्या होता है, बायर्स ने कहा था कि हेयर हाइग्रोमीटर का अर्थ ये है कि आर्द्रता 0 से 100% पहुंचा दें। अगर हम आर्द्रता 0% से 100% पहुंचा देते हैं तो मनुष्य के जो बाल की, जो हेयर की जो वृद्धि होगी वो 2.5% बढ़ जाएगी। अगर वायुमंडल की आर्द्रता हम 0% से लेके 100% तक पहुंचा देते हैं, पहले 0 थी अब 100 हो गया, तो मनुष्य के जो बाल होते हैं वो 2.5% क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। ये कहा था बायर्स ने। तो हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं, आर्द्रता का मापन किया जाता है। साइक्रोमीटर का भी प्रयोग करते हैं, है ना। हेयर हाइग्रोमीटर का भी प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर होता है आर्द्रता मापी। देखो एक चीज़ और यहाँ से थोड़ा सा बस समझ लो, ठीक ना। निरपेक्ष आर्द्रता को ग्रेन घन फुट में बताया जाता है। किसमें बताया जाता है, ग्रेन घन फुट में। निरपेक्ष आर्द्रता के मापन की इकाई है ग्रेन घन फुट, या ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में भी इसको लिखा जाता है। तो ध्यान, ग्रेन घन फुट याद रखिएगा। निरपेक्ष आर्द्रता का मापन ग्रेन घन फुट में किया जाता है, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें हैं यहाँ से। अब जो संघनन के जो विस्तृत रूप होते हैं, ठीक ना, संघनन के जो विस्तृत रूप हैं जैसे बादल, फिर कोहरा, फॉग, तुषार, पाला, संघनन के जो विस्तृत रूप हैं, संघनन के इन विस्तृत रूपों को हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे।